गुड मॉर्निंग। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कंप्लायंस क्या है कि कुछ लॉज बने हुए हैं, रेगुलेशंस हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे AERB का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए स्पेशल। RPR रूल्स है, लॉज है। ठीक है, उसी तरह से रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल रूल्स है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 इंडिया में, राइट। ये क्या बोल रहा है, कंप्लायंस वो होगा यदि हम उस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। लॉज, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स जो भी बने हुए हैं, जिस प्रैक्टिस में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में काम कर रहे हैं, राइट। तो न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड जो भी लॉज, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स जो हैं सेट किए गए हैं, यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो हम विल से कि वी आर कंप्लाइंट, या उसको बोलेंगे कंप्लायंस। लेकिन यदि इस रूल को, इसमें से कोई भी रूल को यदि हम वायोलेट करेंगे, व्हेन वायोलेटेड, मतलब उसको ओबे नहीं करेंगे, तो दैट विल लीड टू योर नॉन कंप्लायंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा है न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी जो है, जैसे NM इज फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी, इट फॉलोज रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल RPR, रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004। अभी करेंटली ये एक्शन में है। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद कोई दूसरा रूल आ जाए। ठीक है, बिकॉज इट इज अंडर रिवीजन है। एक से या 2 साल के बाद में हो सकता है कि ये दूसरा रूल आ जाए। हमें कंप्लायंस को फॉलो करने का क्या फायदा है? आई मीन टू से कि व्हाट इट इंश्योर्स। यदि हम कोई भी कंप्लायंस यदि फॉलो कर रहे हैं, राइट, तो इट इंश्योर्स द सेफ यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टाफ एंड पेशेंट। 2 चीज को ये इंश्योर करता है। क्या इंश्योर कर रहा है? एक तो सेफ यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। कैसे इंश्योर करेगा? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सिंस इट प्रोडक्शन से लेकर के जब तक ये नॉर्मल वेस्ट नहीं हो जाता, लोग बोलते हैं क्रेडल टू ग्रेव, राइट। जब से इसका जन्म हुआ, व्हेन इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, उस समय से लेकर के टिल इट डिकेज कंप्लीटली, तब तक इसमें के अंदर पोटेंशियल है कि इट कैन गिव बेनिफिट्स ऑल्सो और इट कैन कॉज हजार्ड्स ऑल्सो। तो यदि हमें यूज करना है रेडियो एक्टिव मटेरियल को, तो हमारा क्या होना चाहिए? बेनिफिट बाय रिस्क जो होना चाहिए, रिस्क, ये वैल्यूज को क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए, राइट। ठीक है, सो जब भी आप रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करेंगे तो सम रिस्क जो है इससे रिलेटेड एसोसिएटेड है। तो वो क्या करेगा? यदि हम कंप्लायंस फॉर, इफ वी आर कंप्लाइंग या कंप्लायंस है हमारी फैसिलिटी का, राइट, facilities have a compliance with AERB rules, standards, regulations जो भी है, तो that will ensure कि रेडियो एक्टिविटी का यूज जो हो रहा है वो सेफ हो रहा है। there is no danger associated with that और there is no risk। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नो रिस्क नहीं बोल सकते, बट इट इज सेफ है, ऐसा बोल सकते हैं। वर्ड, इसलिए वर्ड यूज कर रहा है सेफ, क्योंकि वहां पे बेनिफिट वर्सेस रिस्क को इनहांस किया। ठीक है, नाउ
उसके बाद बोला दूसरा पॉइंट कि इट विल इंश्योर क्या प्रोटेक्शन ऑफ ए स्टाफ एंड पेशेंट। जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, जो रेडियो एक्टिविटी हैंडल कर रहे हैं, दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। ठीक है, वो उनका प्रोफेशन है। तो जहाँ से हम मनी डिराइव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रिस्क हमारा एसोसिएटेड होगा। यदि हम रोड भी क्रॉस कर रहे हैं तभी भी रिस्क है कि एक्सीडेंट हो सकता है, बट वी हैव टू क्रॉस द रोड। तो हम रूल फॉलो करते हैं एंड देन फॉलोइंग दैट रूल देन वी क्रॉस द रोड। ठीक है, एंड इफ एवरीबडी फॉलोज द रूल्स तो चांसेस है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टाफ भी जो है, स्टाफ को प्रोटेक्शंस मिलता है क्योंकि AERB ने या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है। यदि आइदर इन्फोर्सिंग और रिकमेंडिंग अथॉरिटी। जैसे IAEA रिकमेंडिंग अथॉरिटी है, रिकमेंड करती है कि एनुअल लिमिट क्या होना चाहिए डोज का, कि जो भी आप एक्सपोजर, जो रेडिएशन से जो एक्सपोजर आप रिसीव कर रहे हो वो उसका लिमिट क्या होना चाहिए। IAEA रेकमेंड करती है कि इतना होना चाहिए, बट नेशनल लेवल की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया AERB है। AERB हैज गॉट पावर टू रेगुलेट, समझ गए? तो ये सेट करती है लिमिट कि इससे ही कम ही होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा आपका डोज होना चाहिए, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक इन्फोर्सिंग अथॉरिटी होती है, उसको इन्फोर्स करने का पावर है कि ये कंप्लायंस है या नहीं है। इफ दे फाउंड नॉन कंप्लायंस, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की सीवियरिटी या पेनल्टी इम्पोज करती है, न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी के ऊपर या किसी स्टाफ के ऊपर हु इज हैंडलिंग द रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनके स्टैंडर्ड्स, कोड्स वहाँ पे मेंशन है। क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, RSO का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबके अलग अलग है। एम्प्लॉयर का अलग है, लाइसेंसिंग का अलग है। तो हर किसी के लिए उन्होंने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट की हुई है। तो यदि कोई भी उसमें से वायोलेट करता है, चाहे न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन करे, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट करे या RSO करे, दे कैन पुट पेनल्टी, वार्निंग, डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट देम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, जो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वो न्यूक्लियर मेडिसिन के सेफ्टी कोड में या एज पर AERB गाइडलाइंस, AERB की नज़र में दो ही लोग हैं काम करने वाले। उन्होंने दो ही कैटेगरीज और ग्रुप बनाए हैं, एक न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन का और दूसरा न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का, जिसको क्वालिफाइड प्रोफेशनल की तरह वो ट्रीट करते हैं। राइट, अब हो सकता है कि एक कोई फैसिलिटी हो, जैसे मान लो कि यहाँ है कोई मेडिकल फिजिसिस्ट वार्ड से ज्वाइन किया है, राइट, मैं यहाँ पे फैकल्टी हूँ, अभी मेरा डिजिग्नेशन प्रोफेसर है, बट AERB की नज़र में मैं न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको क्या पकड़ना है, वहाँ पे आपका क्या डिजिग्नेशन है। AERB को उससे मतलब नहीं है, लोकल क्या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं है। वो ट्रीट करेगा कि आपके पास जो क्वालिफाइड डिग्री है, जैसे आपके पास MSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिग्री है जो AERB के रूल्स और कोड के हिसाब से अप्रूव्ड है, तो यू विल बी ट्रीटेड एज ए न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट
आपका आरपीआर रजिस्ट्रेशन होगा, और जब भी आप एलोरा में एंट्री करेंगे तो आई विल बी रजिस्टर्ड एज ए न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, और वो चाहे इंस्पेक्शन होगा उस समय पे आपको वो वही कंसीडर करेंगे। दूसरा चीज, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जब भी इंस्पेक्शन होता है या जब भी AERB ऑडिट करती है तो उस समय पे जो लोग इम्प्लाई हैं, इम्प्लायर और इम्प्लाई दो वर्ड है, आप समझ रहे, इम्प्लायर और इम्प्लाई, इम्प्लाई है जो, उसी को वो कंसीडर करेंगे परमानेंट स्टाफ, उसी को कंसीडर करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट या न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियंस। जैसे मान लो कि आप में से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट MSc करने के बाद PhD ज्वाइन करता है, ठीक है, PhD में भी वो कोई प्रोजेक्ट होगा जिस स्टाफ से हो सकता है कि वहाँ से उसको सैलरी मिलती हो, उसके पास MSc किया है तो रेडिएशन प्रोफेशनल की डिग्री होगी, रेडिएशन प्रोफेशनल की डिग्री है, फिर भी AERB उसको नहीं कंसीडर करेगी जब तक वो इंस्टीट्यूट का इम्प्लाई नहीं होगा, उसका एक इम्प्लाई कोड, उसका इम्प्लाई एक नंबर होना चाहिए, देन ओनली दे विल कंसीडर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, इसलिए आपको समझना है क्योंकि एनीवे आफ्टर पासिंग द कोर्स दिस टाइप ऑफ जॉब यू आर गोइंग टू डू इट आउट, दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस इट, ठीक है। सो हमने अभी क्या डिस्कस किया, कंप्लायंस वर्सेस नॉन कंप्लायंस में कंप्लायंस क्या है, एडहेरिंग टू लॉज, regulations and standards. For example, Radiation Protection Rule 2004, RPR 2004 is being followed by nuclear medicine facilities. ठीक है? When these rules, regulation and standards are violated, that will lead to non-compliance. Right. By following, having a compliance ensures the safe use of radioactive material, वो इंश्योर करता है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो सेफली यूज हो रहा है आपकी फैसिलिटी में। दूसरा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टाफ, स्टाफ भी प्रोटेक्टेड है और पेशेंट भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। पेशेंट कैसे प्रोटेक्टेड है, सेफ्टी कोड में या जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो बने हुए हैं उसमें क्लियर कट गाइडलाइन है कि इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है या नहीं है, राइट, वेदर इट इज वर्किंग, आज उसका वर्किंग कंडीशंस कैसा था, इफ इट इज वर्किंग विद इन ए लिमिट और नॉट। यदि लिमिट में काम कर रहा है तो जनरली जिस चीज़ के लिए वो बना हुआ है, जैसे मान लो कि आप गामा कैमरा में इमेजिंग कर रहे हो या पेट सीटी स्कैनर से पेट सीटी स्कैन कर रहे हो, तो जो भी अमाउंट ऑफ एक्टिविटी आपने इंजेक्ट करी है, जहाँ से डिसाइड किया था बेनिफिट बाय रिस्क कि उसको फ़ायदा होगा, जब उसका इमेज जो आएगा वो उस ऑप्टिमम क्वालिटी का होगा, उससे डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन निकलना चाहिए। यदि इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, वही ठीक नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका पेशेंट जिस पर्पस के लिए आया था, जो इन्फॉर्मेशन उससे हमें डिराइव करना था स्कैन से, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए AERB ने वो गाइडलाइन बनाया है कि ये स्टेप्स फॉलो होना चाहिए। तो इक्विपमेंट से रिलेटेड, दूसरा है कि इक्विपमेंट से रिलेटेड उन्होंने एक और भी बात बोला कि जो हैंडल करेगा इक्विपमेंट, राइट, हैंडलिंग जो होगी इक्विपमेंट की वो होगी क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा ही। हु विल हैंडल द इक्विपमेंट? क्वालिफाइड प्रोफेशनल ओनली। इट मीन्स कि आप स्टूडेंट लोग हो तो क्या आप हैंडल कर सकते हो? नो, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप हैंडल नहीं कर सकते। यू सिंस आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए आए हो, ट्रेनिंग के लिए आए हो, पास आउट होने के बाद आपको यही काम करना है, तो somebody has to be there आपके साथ, जो आपको सिखा सके कि ये प्रॉपर कैसे यूज होता है,
क्या होता है, और जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो एट दैट टाइम ही इज प्रेजेंट एंड विजिलेंट, वो देख रहा है कि आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है जी। सो इट हैज टू बी हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ओनली। क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स क्यों? यहाँ पे देखो इक्विपमेंट हैंडलिंग है, दो पार्ट है, इक्विपमेंट हैंडलिंग एंड डोज डिस्पेंसिंग, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विपमेंट हैंडलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट के साथ आप सीटी आप यूज करते हैं। यदि आपने प्रॉपर पैरामीटर सीटी का सेट नहीं किया है तो डोज हाई की तरफ जा सकता है, राइट। वो जो कम डोज पे भी CTDI पे जो स्कैन्स रिपोर्टेबल होता, मीन्स डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते थे, उससे कहीं आप ज़्यादा डोज दे सकते हैं। यदि प्रॉपर मैल फंक्शनिंग है तो एक एग्जाम्पल हम लोग बता चुके हैं कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलेगा, आर्टिफैक्ट्स क्रिएट होंगे यदि वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है या उसका क्वालिटी कंट्रोल्ड नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस चेक नहीं हुआ है डेली, जो भी एक रूटीन, जो भी एक प्रोसीजर बना हुआ है जो स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी मेंशन है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए स्टाफ जो भी होना चाहिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसको नॉलेज है कि क्या प्रॉपर वैल्यूज होना चाहिए, कितनी एक्टिविटी इंजेक्ट होनी चाहिए, जिससे आप एक्टिविटी मेजर कर रहे हो वो इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल्ड है या नहीं है। द चेन ऑफ इक्विपमेंट्स, चेन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसको डील करने का जो है नॉलेज, यदि आप सर्टिफाइड हो, आप पास आउट होते हो, तो इट इज एज्यूम्ड दैट कि वो आपको नॉलेज है एंड यू आर क्वालिफाइड टू हैंडल दोस थिंग्स। ठीक है जी, ओके। नाउ सो हमने बोला कि कैसे स्टाफ तो इंश्योर हो रहा है, पेशेंट भी इंश्योर होएगा। उसके लिए क्या बोला, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंश्योर होगा कि स्टाफ जो है वो प्रोटेक्टेड है? तो बोला क्या कि ऑल पर्सनल वियर रेडिएशन डोसिमीटर्स। हर पर्सनल जो है वो क्या करता है, उसको रेडिएशन डोसिमीटर जो है वो उसको पहनना है, राइट। सो ही वियर्स रेडिएशन डोसिमीटर्स, लाइक जैसे मान लो मुझे चेस्ट का TLD है, बैचेस है, मैंने यहाँ पे चेस्ट के लगाया, राइट। सो इट सेज कि ऑल पर्सनल वियर रेडिएशन डोसिमीटर्स, शील्डिंग इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसीजर। देखो टाइम डिस्टेंस शील्डिंग जो है 3 मेजर्स हैं जहाँ से आप रेडिएशन एक्सपोजर टू स्टाफ या एनी रेडिएशन वर्कर और जो भी काम कर रहे हैं उससे हम लोग उसको लिमिट कर सकते हैं। सो शील्डिंग इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगेन टू प्रोटेक्ट इट, राइट। एंड रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्या है वर्ड यूज किया, रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स आर कंडक्टेड। मीन्स बीच में एक फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जब आप चेक करो कि वाकई में जो काम हो रहा है वो सेफ है या नहीं है। सेफ्टी ऑडिट्स में क्या आएगा, यही जो कंप्लायंस है या नहीं है, राइट। तो उसको सेफ्टी ऑडिट्स में आते हैं। वो सारे जो कंप्लायंस जो हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको बीच में चेक करना। लाइक यदि मान लो कि आप ड्यूरिंग वर्क प्रैक्टिस जो भी रेडिएशन कंट्रोल्ड एरियाज है वो जब वहाँ पे आप इन कर रहे हो तो आप TLD बैचेस यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट कैन बी ए चेक। एक हो सकता है कि रेगुलर हो सकता है, कोई एक फ्रिक्वेंसी हो सकता है, एंड इट कैन बी सरप्राइज ऑल्सो। जैसे ARB भी क्या करती है, ऑन एन एवरेज 2 साल में एक बार इंस्पेक्शन होता है कोई भी फैसिलिटी में, उनका वो गाइडलाइन में 2 साल में एक बार हर फैसिलिटी जो होगी वो इंस्पेक्ट होगी। लेकिन सरप्राइज भी करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द इंस्टीट्यूशंस, दे कम चेक। एक्चुअली में
एयर सेफ्टी ऑडिट्स ही देखते हैं उस समय। उनके पास एक चेकलिस्ट होता है, जो चेकलिस्ट से एक एक चीज़ें वेरीफाई करते हैं और आपसे बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आप दिखा दीजिए इसका रिकॉर्ड, इससे रिलेटेड जो कुछ भी उनको क्वेश्चन पूछना होता है क्वेश्चन पूछ के वेरीफाई कर लेते हैं और रिकॉर्ड्स देख करके कि सेफ्टी जो है फॉलोड हो रही है नहीं हो रही, या न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी इज फॉलोइंग the rules, regulations and standards set by AR। ठीक है, तो ये सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी होते हैं। What does ensures, यदि मान लो कि ये पर्सनल, all personals are wearing radiation dosimeter using shielding during the procedures, और वही टाइम डिस्टेंस शील्डिंग तीनों की बात रखी है। शील्डिंग प्रॉपर है, राइट, कोई भी आप रेडिएशन यूज करो वहाँ शील्डिंग तो लगा ही सकते हो। टाइम और डिस्टेंस के लिए उसमें आपका अपना है, उसमें फोर्स आप डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखोगे आपको रेडिएशन डोज कम लगेगा, और टाइम में आपका प्रैक्टिस डिसाइड करेगा कि हाउ कन्वर्जेंट यू आर। सो यू कैन डू विद द डमी, एस्यूमिंग दैट, जैसे फर्स्ट बार हमने जब कंडक्ट किया था कोर्सेज, जब आप लोग सेकेंड ईयर वालों के लिए, तो उस समय पे हमने बताया था कि डमी पहले प्रैक्टिस करो एंड देन गो टू द रेडिएशन, उसके बाद जाकर के हैंडल करो। आप दूसरे के लिए वेट मत करो कि दूसरा कोई हमें बताएगा कि आप डमी प्रैक्टिस करो उसके बाद आके करो, बिकॉज वंस यू हैव बीन ट्रेन्ड, वंस यू हैव बीन टोल्ड टू डू सर्टेन थिंग्स आउट, यू शुड फॉलो दोज गाइडलाइंस टू सेफ योर सेल्फ, क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो ये प्रोटेक्शन का जो इंश्योर करने का जो बात है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। सो बाय फॉलोइंग दिस इट इंश्योर्स ए स्टाफ एक्सपोजर टू रेडिएशन रिमेन्स बिलो द एनुअल लिमिट सेट बाय AR। ठीक है।